हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, दैट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में। आफ्टर दैट हमने पढ़ा यूसीएम और नॉन यूसीएम को, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड आफ्टर दैट हम थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में बात किए थे। और आफ्टर दैट हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह, कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, एंड देखेंगे कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि अगर कोई भी व्हीकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर जाता है जहां पर उसको टर्न लेना होता है तो उसको अपनी स्पीड स्लो डाउन क्यों करनी पड़ती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मुझे अपनी स्पीड स्लो डाउन नहीं करनी है तो उसके लिए मैं क्या सॉल्यूशन सोच सकता हूं, उसके बारे में, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। ठीक है, कि हम देखेंगे कि हमने रोड को बैंक क्यों किया, उसको एक एंगल पर बेसिकली टिल्ट क्यों किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहां से? सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है बेसिकली। सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे पहले डेफिनेशन तो बच्चों एक ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगे, हमेशा उसका जो डायरेक्शन होगा वो कहां लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा। तो अ फोर्स विच इज ऑलवेज directed towards the center of the circle, ठीक है, या फिर आप सर्कुलर पाथ भी कह सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करूं, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये हमेशा कहाँ लगेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। तो बेसिकली क्या लिखूं इसका मैं डेफिनेशन? अ फोर्स, आप खुद से भी बना सकते हो, अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड away from the center। ठीक है, एक चीज और भी बच्चों, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये हमेशा ही क्या होता है? रियल फोर्स होता है। ये इसको हम काउंट करते हैं एज अ रियल फोर्स के बारे में। और ये जो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है एक नॉन रियल फोर्स। आप इसे कह सकते हो ये एक स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो फोर्स का मतलब क्या? एक, आप कह सकते हो एक घोस्ट वाला फोर्स बेसिकली, जो कि हमें दिखता नहीं कभी। ठीक है, बट हमें मालूम है कि वो वहां पर है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम स्यूडो फोर्स दिया, या फिर कह लो नॉन रियल फोर्स। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे ही आप सपोज आप एक ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन सडनली एक्सिलरेट हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि पीछे से हमको किसी ने खींचा, तो वो कौन सा फोर्स है? वो बेसिकली स्यूडो फोर्स है। ठीक है, और अगर अगर जैसे ही आप एक मोशन में चल रहे हो, जैसे ही मैंने झटके से ब्रेक मारा, वैसे ही आपको अगेन एक आगे की तरफ फोर्स लगता है, ऐसा लगता है कि आपको पीछे से किसी ने ढकेल दिया, तभी तो आप ऐसे आगे आके झुक जाते हो। तो उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली? वो भी एक स्यूडो फोर्स है। और अगर कभी सर्कुलर मोशन होता है तो उसके लिए भी एक स्यूडो फोर्स है। बेसिकली दो अलग अलग टाइप का स्यूडो फोर्स होता है, आप कह सकते हो। एक जो कि लीनियर में लगे, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन में लगे, जहां पर मोशन कैसा हो? एक्सीलरेटेड मोशन हो। और यहां पर कैसा लग रहा है? जो सर्कुलर में लगे। तो सर्कुलर के लिए फॉर्मूला हमेशा फिक्स्ड होता है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और भी। ठीक है, अब अगर मैं देखूं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहां लगता है? जहां कहीं पर भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा वहां पर ये दोनों फोर्स लग जाएंगे। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एज लाइक हम सभी जन को पता है कि ये है हमारा छोटा सा सन और ये है अर्थ। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही सर्कुलर मोशन मुझे दिखा, वैसे मैं क्या कह दूंगा कि मेरे पास में क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लग रहा है? डेफिनेशन क्या कहता है कि वो कहां लगना चाहिए? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर कहां रहा? यहां पर सेंटर रहा, इसका सेंटर यहां पर रहा।
तो इसके सेंटर के अलॉन्ग में लगेगा। ये रहा हमारा किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर हम सब लोग जानते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेसिकली, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या आएगा, F इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों यहाँ पर कहाँ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे लग रहा है। और अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में समझूं तो वो क्या कहता है कि एक ऐसा फोर्स जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर लगे। तो अवे फ्रॉम द सेंटर कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है mv²/r। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं तो हम लोगों को पता है कि अगर सपोज मैंने एक छोटा सा रस्सी लिया, उसके अंदर एक पार्टिकल को टाई कर दिया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसको मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं, तो क्या होगा बेसिकली, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ऐसे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका सेंटर होगा। तो क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो अगेन क्या क्या आएंगे, ये दोनों जन आ जाएंगे। तो ये कहाँ लगेगा, फ्रॉम दी सेंटर, जहां पर सेंटर है वहां पर लगेगा इस डायरेक्शन में। इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक रस्सी है इसीलिए जो इसकी वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं टेंशन, रस्सी का टेंशन बेसिकली। ठीक है, क्योंकि रस्सी कितनी स्ट्रेच्ड है बेसिकली। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अवे फ्रॉम द सेंटर क्या लगेगा, वही सेम कहानी mv²/r। ठीक है, ओके, एंड आफ्टर दैट अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और भी, जैसे हम सब लोगों को पता है कि छोटा सा न्यूक्लियस होता है हमारा, एंड आफ्टर दैट क्या होता है उसके अराउंड में ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचे, और यहाँ पर हमारा इस न्यूक्लियस में क्या होता है बेसिकली, इस न्यूक्लियस में हमारे पास में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन और इन दोनों की जो कि सेंटर की तरफ लगेगा, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। ये k क्या है आपको पता है, 1/4πε0। ठीक है, q1 q2 दोनों चार्ज अपॉन में r का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि क्या होगा mv²/r। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है। ठीक है, ऑल्दो अगर आप इनका मैग्नीट्यूड देखोगे, मैग्नीट्यूड किनका किनका, सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा इसको आप सॉल्व करो और आप इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर उन दोनों की जो वैल्यूज होगी वो इक्वल दिखेगी। ठीक है, क्यों इक्वल होती सर, अगर इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगा भाई, अर्थ को सन नहीं खा जाएगा, बोलेगा आ जाओ भाई, क्यों, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा हो गया। सपोज ये फोर्स ज्यादा हो गया तो ये अर्थ को छोड़ के भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा हो गया बेसिकली। ठीक है, एक और भी चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर जगह मैंने mv²/r लिखा है, mv²/r लिखा है और mv²/r लिखा है। तो ये जो m है वो किसका मास है, मास ऑफ यहाँ पर जो होगा या फिर मास यहाँ पर जो होगा, बेसिकली एक्चुअली ये मास इसका है, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ है। ये जो m है ये डिनोट कर रहा है मास ऑफ अर्थ को, यहाँ पर ये जो मास है वो मास किसका डिनोट कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता है कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं और भी ले लेता हूँ। सपोज ये एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, अगर मैं उसको यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करूँ और यहाँ से एक फोर्स कह लो या फिर वेलोसिटी कह लो, एक अप्लाई करूँ मैं, ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके ऊपर काम करेगा और वो घूम के यहाँ पर कहीं आ जाएगा। जब वो यहाँ पर आया तो अगेन फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है, तो फोर्स लगा यहाँ पर, अगेन ये वेलोसिटी लगा यहाँ पर, तो अगेन आप देख सकते हैं कि ऐसे घूम के ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए दो चीजें चाहिए, दो फोर्स चाहिए, एक ऐसा फोर्स जो कि टेंजेंशियल लगे, ठीक है, और एक ऐसा फोर्स जो कि रेडियली लगे, तो ही उनका रिजल्टेंट घूम करके आपको क्या मिलेगा, एक सर्कुलर मोशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया वैसे ही ये दोनों फोर्स कहाँ गए, रोल में आ गए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा, हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ इनके बारे में डिस्कशन रहा। अगर आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि सपोज मुझे नहीं पता कि ये किससे कनेक्टेड है, बस मैं इतना जानता हूं कि यहाँ पर एक पार्टिकल है बेसिकली जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। एज लाइक यहाँ पर तो पता है हम लोग को
यहाँ पर भी पता चल गया, यहाँ भी पता चल गया। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं तो यहाँ पर आप क्या जवाब देंगे? मैं बस कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो क्यों रिवॉल्व कर रहा है मुझे नहीं पता, बस वो मुझे पता है कि यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे ही वो रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर आपको चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू चाहिए तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सेंट्रीपिटल की वैल्यू लिख सकते हो आप -mv²/r। अवे फ्रॉम द सेंटर वही लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो भाई ये भी फिक्स्ड होगा, बस एक माइनस के साथ में, ठीक है। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना कि अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर कह लो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अगर आपकी उसकी वैल्यूज नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहां से कंसिडर कर सकते हैं कि ये होगा मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो यहां से क्या मिल सकता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दैट इज ये, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात और भी पता है कि ये v को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसके अंदर? ओमेगा एन आर के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग को पता है कि क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। जरा यहाँ पे पुट करते तो क्या मिलेगा? v को जैसे ही पुट किया तो ओमेगा का स्क्वायर आर का स्क्वायर, और यहां से एक ओमेगा, ओमेगा पूरा बच जाएगा, एक आर और एक आर कैंसिल होके मुझे क्या मिलेगा? -ओमेगा²r, ठीक है। आई होप बच्चों वहां तक दिखता होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा बेसिकली वो क्या होगा? क्योंकि हमारे पास में फोर्स कितना है? -mv²/r, तो यहां से मैं एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं जो कि होगा v²/r माइनस में, और यहां से क्या आ जाएगा? ओमेगा²r, ये होगा माइनस में, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके, ठीक है। ये भी एक छोटा सा एग्जांपल था। जब भी आपको कहीं पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ना दिया है तो आप हमेशा ही हमेशा ये लिख सकते हैं, हमेशा ही हमेशा ये लिख सकते हैं आप, ठीक है, ओके। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? बेसिकली नॉन रियल फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? mv²/r। ओके बच्चों, आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लिए, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं, ओके। आफ्टर दैट बच्चों हम लोग समझते हैं कि अगर कोई भी एक व्हीकल हमारे पास में अगर सर्कुलर ट्रैक पर हम उसे लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर कैसे मोशंस लग रहे होंगे, ठीक है, या फिर वहां पर क्या कॉन्सेप्ट, कौन से फोर्सेस ऐसे लग रहे होंगे, ठीक है। तो मैं उसका जरा टॉपिक लिख दूं, वो है व्हीकल अलोंग सर्कुलर ट्रैक। आप इसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक भी कह सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली वो जमीन पर ही रहने वाला है, ठीक है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज कर रहे हैं, ओके। अब सपोज करिए कि हमारे पास में एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर मैंने एक कोई भी 4 व्हीलर कह लो, 2 व्हीलर रख लो, ठीक है, ये इसके छोटे छोटे व्हील्स हैं बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इनके बारे में बात करूं, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक है तो इसका कहीं ना कहीं रेडियस होगा, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका रेडियस है, ये है r, ओके। अब मुझे बेसिकली पढ़ना है कि इसके ऊपर कैसा फोर्स लगता होगा, क्योंकि ये सर्कल में जा रहा है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि जहां कहीं भी सर्कल आ रहा है वहां पर क्या लगेगा? 2 टाइप के फोर्स, कौन कौन सा? एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब यहाँ पर कोई एक फोर्स लगेगा, और यहाँ इसके बाहर में सेंट्रीफ्यूगल क्या लगेगा? mv²/r। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये फोर्स क्या पता चल रहा है क्या होगा, एज लाइक क्योंकि ये रोड है तो यहाँ पर क्या लगेगा? फ्रिक्शन का फोर्स, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन का फोर्स। मतलब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या है? अगेन वही mv²/r, ठीक है, ओके। अब जरा अगर मैं इस बात को समझूं कि अगर ये व्हीकल है और मैं ऐसे मान लूं कि ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस ऑफ रोड है बेसिकली, और ये मेरा एक व्हीकल है, तो अगर ये व्हीकल है और अगर मैंने इसको ऐसे रखा है तो हम सभी लोगों को पता है कि नीचे साइड में क्या लगेगा? ग्रेविटी। तो नीचे साइड में क्या लगेगा? mg। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक सरफेस लगा हुआ है, जहां कहीं भी सरफेस आ जाए, जहां कहीं पर भी कांटेक्ट आ जाए दो सरफेस के बीच में, ये रहा एक सरफेस, ये रहा एक सरफेस, तो इन दोनों के बीच में भी क्या है? फिलहाल कांटेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जहां कहीं पर भी एक सरफेस कांटेक्ट में आ जाए
वहां पर हम क्या कहते हैं, वहां पर अप्लाई होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब क्योंकि ये बॉडी कहीं पर भी नहीं जा रही है, ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि N इज इक्वल टू एम जी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ग्रेविटी कह लो आप, ठीक है, मास और किसका ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी बेसिकली, ठीक है। आई होप आपको ये मालूम चल रहा है, ओके ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्यों, क्योंकि सरफेस है। अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे क्या लग रहा है, mg, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये व्हीकल आराम से यहाँ पर आराम से चल जा रहा है। अगर ये आराम से चल जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे में बैलेंस्ड हो गए। इसीलिए तो ये इस साइड पे स्किड नहीं हुआ और ये इस साइड भी नहीं गया। इसीलिए तो ये जो सरफेस है ये भी फोर्स क्या होगा, जो mg लग रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर दें। इसका मतलब हम इक्वेशन में ये लिख सकते हैं यहां पर कि फ्रिक्शन का जो भी फोर्स होगा, ऐसे लिख लो आप, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या, इसके इक्वल mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल। और यहां पर जो फोर्स लग रहा है n इज इक्वल टू mg, एंड दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो किसके इक्वल है, वो है mg के इक्वल, ठीक है। तो अगर मैं इसका कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिख देते हैं फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू mg। अब बच्चों ये जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है बेसिकली उसकी एक वैल्यू होती है। अगर आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जानते हैं तो ये होता है म्यू इंटू एन, जहां पर ये म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बेसिकली। आप इसे कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लोड वगैरह जो भी होता है उसकी ये वैल्यू डिफाइंड होती है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस कह लो, ज्यादा बेहतर है, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस वगैरह, ठीक है। एंड ये जो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू हमें हमेशा दी रहती है और ये म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू, हाँ म्यू, इसको मैं रीड कर रहा हूं म्यू, MU म्यू, ठीक है। तो ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, रोड के ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस कह लेते हैं, ठीक है। और ये एन होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यही वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन कब अराइज होता है, जहां कहीं पर भी नॉर्मल, जहां कहीं पर भी सरफेस, दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। और यहां से n की वैल्यू क्या दिख रही है, यहां से n इज इक्वल टू mg दिख रही है, तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं, कहां पर, कहीं पर भी लिख लो। सो ये आ जाएगा हमारा बेसिकली म्यू, n की वैल्यू ये रही mg, और ये किसके इक्वल आ रहा है, mv स्क्वायर बाई आर के आ रहा है, mv स्क्वायर बाई आर। अगर आप यहां से देखोगे तो m और m कैंसिल हो गया। मैं निकाल क्या रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं बेसिकली कि मैं किस स्पीड से यहां पर जाऊं, कि मैं यहां पर स्किड ना कर जाऊं, मैं इस सेंटर से फेंका ना जाऊं ऐसे, ठीक है। मेरी जो व्हीकल है वो आराम से टर्न ले जाए, क्योंकि हम जब भी टर्न पे जाते हैं तो अपना व्हीकल स्लो डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को यही वेलोसिटी निकालना है कि मैं किस वेलोसिटी से जाऊं कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मेरी जो गाड़ी है वो स्किड ना हो बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वी स्क्वायर निकालता हूँ तो ये आर यहाँ पर चल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू आर जे इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। और अगर मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट में म्यू आर जी, ओके, समझ गए। अब मुझे आप बताओ कि ये जो वेलोसिटी है ये क्या वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कि हाँ इस स्पीड से आराम से आप चल जाओ, या फिर ये मिनिमम वेलोसिटी होगी कि हाँ भाई इसी वेलोसिटी से मेरे को जाना है, इससे ज्यादा भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर ये भी मैक्सिमम है कि भाई ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, अब इससे आपको कम ही वेलोसिटी से जाना है। आप जरा सोचिए, देखिए इस डायग्राम को और समझिए कि ये वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वी मैक्स या फिर वी मिनिमम। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए वी मैक्सिमम स्पीड। इस स्पीड से ज्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो रोड के ऊपर डिपेंड करता है, बारिश के टाइम पे वो वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो
जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वो डिफाइंड है, वो एक लिमिट है उसकी, ठीक है, जिसको हम स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो ये इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू फिक्स्ड है, तो सेंट्रीफ्यूगल को भी क्या होना पड़ेगा, फिक्स ही होना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, मैक्सिमम है। अगर इसको सॉल्व करने पे सपोज 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है, तो आपको जब व्हीकल आपका टर्न करना है तो आपको ये स्पीड को एक्सीड नहीं करना है। कैसे, क्यों नहीं एक्सीड करना है, जैसे ही आपने एक्सीड किया तो क्या होगा, यहां से वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका व्हीकल स्किड हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा एक्ट करने लगेगा। ओके, समझ लो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, ठीक है, समझ गए ना। ओके, तो आप इसे लिख लीजिए, ये हमारे एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेता है इसका डेरिवेशन थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, मैं रफ करता हूं। अब इसके ऊपर आप छोटे मोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि हाँ कोई भी जो भी जहां पर भी सर्कुलर ट्रैक आपको दिख जाए आप उसका बेसिकली रेडियस देख लें, आप उसके रोड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू देख लें, और ग्रेविटी तो हमारे पास में है ही है, ठीक है। तो आपको क्या मालूम चल जाएगा कि हाँ इस रोड से मुझे इस टर्निंग पॉइंट पे बेसिकली इतनी स्पीड रखनी है, ताकि जो भी मेरा व्हीकल है, साइकिल हो, बाइक हो, ठीक है, या फिर कार हो, वो स्किड ना करे, ठीक है। यस, आपको ये लोगों को ये चीज समझ गई, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ, इसी को हम लोग मौत का कुआं भी कहते हैं, इसी को हम वॉल ऑफ डेथ भी कहते हैं, वॉल ऑफ डेथ, या फिर इसी को हम कहते हैं डेथ ऑफ वेल, और इसी को हम कहते हैं मौत का कुआं, मौत का कुआं। बच्चों अगर आप लोग थोड़ा सा कभी फन फेयर में गए होंगे, अब तो नहीं होता ये बेसिकली, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी भी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है। ये हो रहा है बेसिकली मौत का कुआं, ठीक है। अगर ये मौत का कुआं है तो कैसे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्यों इसको मौत का कुआं बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, ये बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ना एक, क्योंकि वेल, वेल का मतलब क्या, एक कुआं, तो एक कुआं हम भी बना लेते हैं यार, तो यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा कुछ एक कुआं जिसको हम वेल कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें होता क्या है ना कि जो भी मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं या फिर जो कार वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ इस ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं और अपने व्हीकल को यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड लेके सराउंडिंग करते जाते हैं, एंड आफ्टर दैट जैसे ही उनकी एक पर्टिकुलर स्पीड हो जाती है वो क्या करते हैं, इस चीज को ऊपर चढ़ा जाते हैं। उस ये भी जो भी पार्ट होता है हमारा, यहाँ पर जो भी वॉल होता है इसके ऊपर ऐसे ऐसे आ जाते हैं, पूरा ये यहाँ पर ऐसे पूरा ऊपर ऊपर आ जाते हैं। अल्टीमेटली वो कुछ ऐसे करते हैं, ये रहा हमारा वॉल, ये रहा हमारा वॉल, तो इसी वॉल के ऊपर ये बेसिकली चिपके रहते हैं। अगर ये वॉल है तो इसी के ऊपर वो चिपके रहते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है इनकी वेलोसिटी के ऊपर, अगर इनकी वेलोसिटी कम हुई, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कम हुई, तो ये नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर जरा हम देख लेते हैं कि इनका जो भी मोशन होता है वो कैसे होता है और उनकी कितनी स्पीड होनी चाहिए बेसिकली। अगर उनको इस दीवार से चिपके रहना है, ठीक है, तो उनकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, ओके। तो आप देख लीजिए इसका मौत का कुआं क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर भाई अगर वो यहाँ से गिरेंगे तो उनका हाथ पांव तो टूटेगा ही, ठीक है, इसीलिए इसको मौत का कुआं बेसिकली कहा जाता है। तो अगर उनको इस दीवार से चिपक के रहना है, दैट इज अगर ये मैं एक मान लूं कि ये मेरा कोई भी व्हीकल है, एक ऑब्जेक्ट समझ लो, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो कार हो सकता है, चाहे तो वो बाइक हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से इसके मोशन की एनालाइज करूं तो यहाँ पर मुझे मालूम चलेगी, चलो मैंने इसका मास ले लिया m, मास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो जो इसके ऊपर एक्ट करेगा वो कौन एक्ट करेगा, ग्रेविटी माता, ठीक है। वो कहेंगे कि भाई नीचे गिर जा, लेकिन जैसे ही ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वॉल है, क्योंकि ये वॉल है, तो जैसे ही ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो ऊपर कौन लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन क्या कहता है, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, मालूम चल रहा है आप लोग को, ठीक है। जैसे ही ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा वैसे ही फ्रिक्शन क्या बोलेगा, अरे भाई रुक जा, एज लाइक ये मैंने अपना हाथ यहाँ पर रखा, जैसे ही मेरा हाथ नीचे आया, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही ऊपर की तरफ में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। आप देखिए फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, ओके। अब क्योंकि यहाँ पर एक कांटेक्ट का फोर्स आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मैंने कहा था जहां कहीं भी आपको कांटेक्ट दिख जाए उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा देंगे। अब जैसे ही क्योंकि ये एक रहा,
क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, क्योंकि ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे क्या लगेगा mv²/r। अब जरा बच्चों ध्यान से देखना कि अगर ये बॉडी यहाँ पर रुकी हुई है इन द सेंस ऐसे ऐसे चिपकी हुई है, एक ही सर्कल में परफॉर्म कर रही है, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि ये जितने भी एक्स के फोर्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ही तो ना तो ये वैल्यू ज्यादा है ना तो ये वैल्यू ज्यादा है, या फिर आप कह लो ये वाले फोर्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, ताकि वो बॉडी यहां से गिरे ना। ठीक है, तो बस इन्हीं को आप क्या करो, आराम से इक्वेट कर दो बेसिकली। तो यहां से मुझे दिख रहा है n इज इक्वल टू mv²/r, mv²/r। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन रहा। इनकी मैं बात करूं तो ये हो गया मेरा फ्रिक्शन का फोर्स इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो बच्चों, अगर पिछले केस की हम बात करें तो वहां पर आ रहा था हमारा n इज इक्वल टू mg, याद है आपको, n इज इक्वल टू mg। तो हमेशा याद रखना कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो mg के इक्वल नहीं होता, हमेशा नहीं होता। बहुत सारे केसेस में, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 90% केसेस में ये n इज इक्वल टू mg होता है हमेशा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ये हमेशा होता है। लेकिन किस केस में? 90% केस में। लेकिन 10% केस में आप देखोगे कि n इज इक्वल टू mg नहीं होता, कुछ और वैल्यू होती है, एज लाइक यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अभी हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि mg मास के कंपोनेंट के इक्वल आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? अगेन मुझे ये वेलोसिटी निकालना है कि ये इनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए कि सच दैट वो इस वॉल से गिरे ना। अगर गिर गए तो कहानी वहीं खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं हो, उसके वजह से हम क्या करेंगे, बेसिकली इस v की वैल्यू निकालेंगे कि उस v से आप ज्यादा रहो या तो कम रहो, अभी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अगेन वही कहानी, ये वाले इक्वेशन को देखो तो इसको आप लिख सकते हो म्यू इंटू एन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन इज इक्वल टू mg। अब n की वैल्यू कहां से दिख रही है? यहां से दिख रही है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए कि क्या आ जाएगा, म्यू mv²/r विच इज इक्वल टू mg। ये कहां से आया? फ्रॉम 1 आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन यहां से m और m कैंसिल हो रहा है। मुझे अगेन v की चाहिए तो उसको अकेले रखते हैं, इसको उठा के वहां फेंको, तो ये rg अपॉन में म्यू, तो यहां से आएगा v² इज इक्वल टू rg अपॉन में म्यू। म्यू क्या है? वही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, किसका? सरफेस का। ठीक है, r क्या? ये इसका रेडियस, ये जो r होगा इसका रेडियस। ठीक है, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट में rg अपॉन में म्यू। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर सपोज इसको सॉल्व करने पे जो भी आए, ठीक है, सपोज कर लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है, अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो ये जो स्पीड है ये मिनिमम स्पीड होगी या फिर मैक्सिमम स्पीड होगी? थोड़ा सा सोचो इसके बारे में कि ये जो पार्टिकल है अगर इसको इस मोशन में हमेशा रहना है तो ये क्या करेगा? क्या इस वेलोसिटी इसकी मिनिमम होगी, ठीक है, या फिर ये वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी? थोड़ा सा सोचो, ठीक है, थोड़ा सा सोच लो। ओके, मैं बताता हूं, ये स्पीड होगी इसकी मिनिमम। मतलब क्या है, अगर मैंने इसको सॉल्व किया, सब वैल्यूज पुट किया और ऐसा मान लो कि इसकी वैल्यू आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो कार वाला है या फिर ये जो बाइक वाला है इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 50 तो होनी ही होनी चाहिए। अगर 50 से कम हुआ तो यहां पर क्या होगा? खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, अगर 50 से ज्यादा हुआ तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उसको क्या करेगा? बचा लेगा। उसको क्या करेगा? दीवार से बेसिकली चिपका के रखेगा ताकि भाई तो गिर मत। लेकिन 50 क्या होगा? 50 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 20 की स्पीड से जाएगा तो भाई पहले ही गिर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगी? वी मिनिमम। ओके, हाँ, 50 से कितना भी ज्यादा कह लो, 50, 60, 70, 120, 200 कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, समझ गए? तो ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर के लिए पूछ लेता है। ठीक है, अब इसको भी कॉपी कर लीजिए। ओके, ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं। अब बच्चों ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो एक प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ? जैसे कि हम लोगों ने सर्कुलर पाथ तो बना दिया। अब जैसे मुझे कहीं पर भी जाना है, मेरे गाड़ी से जाना है मुझे, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, जहां कहीं भी टर्निंग आती है
तो वहां पर मुझे स्पीड स्लो करना पड़ता है। अगेन जैसे ही वो टर्निंग खत्म हुआ, अगेन मुझे एक्सीलरेट करना पड़ता है। फिर अगेन आगे एक टर्निंग आया, अगेन मैंने ब्रेक को दबाया, एंड अगेन जैसे ही वो टर्निंग खत्म हुआ, अगेन मैंने एक्सीलरेशन किया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है वेस्टेज ऑफ फ्यूल। अगर सपोज कोई इमरजेंसी में हो, उसको बार बार ऐसे टर्निंग टर्निंग पॉइंट मिल रहा है, तो उसको अपनी स्पीड बार बार डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो हमको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एज लाइक आप सभी जानते हैं कि जो हमारी इमरजेंसी व्हीकल्स होती है, एज लाइक एम्बुलेंस, एज लाइक फायर ब्रिगेड, उनको तो विथ इन नो टाइम कहीं पर पहुंचना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा सोचा गया कि यार कुछ किया जा सके। क्या किया जा सके कि हम टर्निंग पे भी अपनी स्पीड स्लो ना करें और उसी स्पीड से कंटिन्यू चलते चल जाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा पॉसिबल होगा बैंकिंग ऑफ रोड से। तो अब हमने क्या किया, जितने भी जो बड़े बड़े हाईवेज हैं हमारे पास में, उसको हमने बैंड करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हाईवेज होते हैं उसके ऊपर जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट 80 के अबव ही होती है। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास में होती है। तो अगर जैसे ही टर्निंग है वापस से वो स्लो डाउन करेंगे, ऐसा ना हो इसकी वजह से हमने क्या किया, रोड को ही बैंड कर दिया। और सिर्फ रोड को ही बैंड नहीं किया, हमने जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक आपको पता है ना, रेलवे ट्रैक सपोज करो ये रेलवे ट्रैक है, तो हमने सिर्फ रेलवे ट्रैक को ही बैंड नहीं किया, हमने इसको भी बैंड कर दिया। हमने देखा रोड को तो कर दिया, हम करें अगर सपोज मेरे को स्पीड में घूमना है, जरा समझो ट्रेन के बारे में कि अगर दोनों जो इसके व्हील्स है, जो भी दोनों इसके ट्रैक है वो ऐसे रहे, अगर उसको ऐसे ट्रैक चेंज करना है, तो जैसे ही वो ऐसे ट्रैक चेंज करेगा वैसे ही क्या होगा, इसके ऊपर एक क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वैसे टर्निंग पॉइंट पे आया तो वो उसको क्या कर सकता है, गिरा सकता है, इस ट्रैक से उतार सकता है। कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने क्या किया, अगर मुझे ऐसा टर्न लेना है, ऐसा टर्न लेना है, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, जैसे ऐसे टर्न लिया, अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा ये झुक गया आराम से, ये देखो ये ऐसे था, इसको आराम से ऐसे झुका दिया। ठीक है, समझ लो। अभी मैं इसके ऊपर और भी डिस्कशन करता हूं, पहले हम थोड़ा सा देख लें कि उसकी वैल्यूज वगैरह क्या होंगी। आफ्टर दैट मैं हम इसके ऊपर और भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं बैंकिंग रोड से, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड से हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। अच्छा बच्चों, इसके पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, कि एज लाइक आप लोगों ने कभी ना कभी तो साइकिल चलाया होगा। ठीक है, अब अगर सपोज आपने साइकिल चलाया है और आपके सामने एक स्लोप आ गया, आपके सामने एक फ्लाईओवर आ गया। फ्लाईओवर क्या होता है बेसिकली कि ये रहा रोड, अब ये रहा एक फ्लाईओवर, ऐसे रहा, तो यहां से ये रहा एक स्लोप, क्योंकि इसको हम चढ़ान बोलते हैं। ठीक है, ये असेंडिंग वाला आप कह सकते हो कि जैसे ही यहां से एक स्लोप रहा, अब ये क्या हो रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे। तो जब आप इस पार्ट पे पहुंचते हैं तो आपको साइकिलिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी लूज करनी पड़ती है। ठीक है, और ऐसा आपको फील होता होगा कि यार पीछे से कोई तो खींच रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा मैं पैडलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस टॉप पे पहुंचे, जैसे यहाँ पर डिसेंडिंग की बारी आई, जब ऐसे स्लोप डाउन हो गया, ठीक है, तो आप विदाउट जो पैडल होता है उसको दिए भी आप क्या करते हो, बेसिकली आगे 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 ऐसे आराम से आते चल जाते हो। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा मोशन हो रहा है, उस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसके पहले हम थोड़ा सा वो समझ लें कि सपोज कर लो ये मेरा एक स्लोप है। ठीक है, ये एक स्लोप है और मैं यहां से आराम से अपने साइकिल पे बैठ के आ रहा था। ठीक है, अब मैं जब जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर मान लो कि जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा, मेरा जो मास है वो एम है, ये जो एंगल है वो बेसिकली थीटा है, और यहाँ पर ही अब आपको पता है यहाँ तक हाइट पे जाऊंगा, अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा स्लोप। ठीक है, तो मैं आराम से चल जाऊंगा। लेकिन जब आप यहाँ पर थे तो आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, और ऐसा आपको क्यों फील होता है कि आपको नीचे से कोई खींच रहा है, तो उसके बाद हम समझते हैं। तो जरा समझो कि ये जो मास है, ये जो मास m होगा, इसको पहले तो कौन खींचता होगा, ग्रेविटी माता, दैट इज mg। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक सरफेस ये है, इसका वाला सरफेस, और एक इसका वाला सरफेस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सरफेस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि कहाँ अप्लाई होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, तो ये यहां से लग रहा है। हम बेसिकली उस फोर्स को कहां लगाते हैं, सेंटर ऑफ द बॉडी पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये रहा इसके ऊपर mg, और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि यहां पर भी इसको कोई तो कोई खींच रहा है, इसका मतलब यहां पर कुछ लगता होगा,
यहाँ पर एक फोर्स लगता होगा, वो फोर्स की वैल्यू क्या है वो मुझे निकालनी है। ठीक है, चलो निकालते हैं। कैसे निकाले? सबसे पहले अगर मैं इसमें अपना एक्सिस बनाऊं, जैसे ये रहा मेरा एक्सिस, मैं ऐसे मानो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ सपोज दूसरे मार्कर से, तो यहाँ पर क्या आता है? अगर यही एक्सिस मैं यहाँ बना रहा हूँ तो ये रहा एक और ये रहा एक एक्सिस, ये मेरे कुछ एक्सिस है। अगर मैं देखूँ तो ये एक्सिस वाई एक्सिस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलरेडी लग रहा है। ठीक है, और ये जो m है, ये जो mg लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? दो एक्सिस के बीच में, ये एक्सिस के बीच में कौन सा लग रहा है? mg लग रहा है। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूं, कहां पर? यहां पर और यहां पर, तो मुझे कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है, इसको हम बेसिकली कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, अब इसको मैं रिजॉल्व कब कर पाऊंगा? जब मुझे ये एंगल पता होगा, ये वाला एंगल पता कर दो या तो ये वाला एंगल पता बता दो। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये एंगल नहीं पता, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, पता आपको? देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग ये एंगल, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आज देख लीजिए, हमेशा याद रखना। ठीक है, देखिए सपोज मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए अभी, ये वाला जो एंगल, ये जो ट्राइंगल है मेरा, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इतना इतना बड़ा जो भी मेरा ट्राइंगल है, मैं इसकी फिलहाल के लिए बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर ये एंगल थीटा है। ठीक है सर, ये एंगल 90 है। ठीक है सर, तो ये एंगल कितना होगा? सभी को पता है, इन सब का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे मालूम चल रहा है कि 180 में से 90 जाएगा तो ये एंगल कितना बचेगा? बेसिकली 90 माइनस थीटा, सॉरी। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा? ये 90 माइनस थीटा बचेगा। ओके, अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो जरा ध्यान से देखिए, हम सभी लोग को पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ये एंगल इक्वल इक्वल होता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये वाले एक्सिस को, ये वाला जो मैंने एक्सिस यहाँ पे बनाया है, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये एक एक्सिस रहा और ये सेकेंड वाला जो सरफेस वाला है। ठीक है, यहां से ये वाली जो लाइन है वो दोनों को क्रॉस कर रही है, ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है और वो यहां तक आ रही है, देख रहे हैं आप? ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो यहां पर ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल इसके इक्वल होगा क्या? अल्टीमेटली ये वाला जो एंगल है वही एंगल इसके इक्वल होगा क्या? यस, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, देख रहे हैं? ये दो पैरेलल लाइन है मेरे पास में और इनको एक क्या कर रहा है? एक क्रॉस लाइन ऐसे कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। ओके, सो ये वाला एंगल जो भी होगा वही एंगल क्या होगा? ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब जरा और भी ध्यान से देखो, तो मुझे दिख रहा है कि ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये टोटल कितना है? 90। तो अगर ये टोटल 90 है जिसमें से ये है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होना चाहिए? इसको होना चाहिए थीटा। ओके, आप समझ रहे हैं? ओके, अगेन एक बार देख लीजिए कि क्या है। मैंने इस ट्रायंगल को देखा, ये ट्रायंगल को मैंने बना दिया, यहाँ पर देखा ये थीटा है, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, तो मैंने देखा कि ये वाला जो एक एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है, ये जो सरफेस वाला एक्सिस है, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं और एक लाइन इनको ऐसे कट कर दी है। तो ये कौन सी लाइन कट कर रही है? एमजी वाली। एमजी वाली लाइन इनको क्या कर दी? यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक कट कर दी है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहां से ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये टोटल कितना है? यहां से लेके यहां तक, ये दिख रहे हैं एक्सिस है ना, ये तो कौन सा एक्सिस है? ये याद है, ये एक्स डैश और वाई डैश, इनके बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो टोटल इज 90, दिस वन प्लस दिस वन इज 90, जिसमें से ये वाला एंगल कितना दे रहा है? 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? थीटा। और जहां कहीं पर भी थीटा आता है, अगर मेरे को इसको रिजॉल्व करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। क्यों यहाँ पर? क्योंकि थीटा है। अब ये थीटा कहां से आता है? तो अगर आप ये भी देखना चाहें तो देख सकते हैं आराम से। ठीक है, कि सपोज करो ये रहा मेरा थीटा, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग, सपोज ये रहा ए बी और सी। अगर मेरे को पता करना है कि ये जो BC की लेंथ है, ये जो BC का लेंथ है वो कितना है, जैसे हम लोग को ये सपोज पता है ये L है, AC की वैल्यू L है, मुझे पता करना है BC और मुझे पता करना है AC। ठीक है, तो BC हम कैसे पता करेंगे? बेसिकली ये BC तो सबको पता है, cos थीटा हम लोग लगाएंगे BC के लिए, cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा, इस ट्रायंगल में cos थीटा लगाओ तो cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस,
एडजेसेंट इज हाउ मच, BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज AC। तो BC इज हाउ मच, BC निकालना हम लोग को सर, तो BC इज इक्वल टू हाउ मच, cos थीटा इंटू AC, दैट इज AC इंटू cos थीटा। AC की वैल्यू कितनी है, L, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, BC इज इक्वल टू L cos थीटा। अब देख रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब निकलता है कि जहां कहीं पर भी थीटा रहा, यहाँ पर थीटा था, इसीलिए इस L को मैंने रिजॉल्व कर दिया, तो इसको मैं क्या लिख दूं, L cos थीटा। या तो आप ट्रायंगल से सॉल्व कर लीजिए, या तो समझ लीजिए कि जहां कहीं पर भी अगर ये लेंथ मुझे नहीं पता और उसके बाजू में जो भी सरफेस है उसके साथ में वो थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, L cos थीटा आ जाएगा। वही सेम कहानी, यहाँ पर तो अब कोई थीटा है नहीं, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, L sin थीटा होगा। अब इसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, मुझे निकालना है AB के बारे में, तो मैं क्या करूं, अगेन साइन थीटा ले लो। साइन थीटा क्या होता है, थीटा के अपोजिट में अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट क्या है, AB है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। अब देखिए AB की वैल्यू चाहिए, AC को यहाँ करो तो क्या आ जाएगा, L sin थीटा, दैट इज ये क्या हुआ, L sin थीटा। ओके, आप चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जहां कहीं भी थीटा रहेगा वहां पे क्या रहेगा, L उसका cos थीटा का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि थीटा था और ये एक कंपोनेंट था, तो इसको मैंने उठा के यहाँ पर कर दिया, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आ गया mg cos थीटा। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू mg है, इसका एक कंपोनेंट, इसका एक पार्ट वो कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना आ गया, mg cos थीटा। ओके, अब क्योंकि mg cos थीटा हुआ तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा mg sin थीटा। ओके, कैसे सर, अब वही अगेन ट्रायंगल का यूज करके आप इसे भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कि ये 90 माइनस थीटा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं कि सपोज ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, mg cos 90 माइनस थीटा, और mg cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, mg sin थीटा, ठीक है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट sin थीटा ओनली। ओके, तो वहां से भी आपको क्या मालूम चला कि ये जो पार्ट होता है ये mg sin थीटा लगता है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जितना भी वेट होगा आपके साथ, आप और आपके साथ में जो भी साइकिल है आपका, आप उन दोनों को ऐड करके जो भी आपका वेट है उसी का एक कंपोनेंट, उसी का एक पार्ट वो क्या कर रहा है, आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, और वो क्या है, mg sin थीटा। तो अगली बार आप जब भी साइकिलिंग करने जाना और किसी स्लोप पे जाना, उस स्लोप पे आपको नीचे कौन खींच रहा है, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा को कहना है कि भाई थोड़ा सा आराम से खींचा है, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन यही mg sin थीटा आपको हेल्प करता है कब, जब आप ऊपर हो और स्लोप रहा, तो विदाउट पैडलिंग दिए भी आप आराम से mg sin थीटा से एक फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, वो आप आराम से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, याद रहेगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आना चाहिए था, ठीक है। आई होप आपने ये चीज सीख लिया आज। ओके, कैसे हम थीटा से निकालते हैं, कैसे क्या होता है। ओके, अगेन कुछ इसके ऊपर डाउट रहेगा तो आप मुझे बिंदास पूछ सकते हैं, कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, मैं रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब हम इस लायक बन चुके हैं कि अब हम बैंकिंग ऑफ लोड को समझ सकें, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक व्हीकल ले लूँ मेरा, अगेन मैं जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो सर्कुलर ट्रैक भी कर रहे हैं, बस एक बैंड कर दे रहे हैं, आप लोड को थोड़ा सा उठा दे रहे हैं, अल्टीमेटली एक सर्कुलर ट्रैक में अभी भी है ये, ठीक है। ऐसे सर्कुलर ट्रैक आप कह सकते हो कि सर्कुलर ट्रैक अभी भी ऐसे ही है। ओके, तो यहाँ पर आप सपोज के लिए थीटा हो गया, और अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगले केस में मैं इसमें फ्रिक्शन को भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल देखते हैं हम लोग, तो ये केस 1 है बेसिकली, केस 1 विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन है बेसिकली, ठीक है। ओके, अगर हम इसके बारे में ध्यान से समझे तो अगेन ये क्या है, ये सर्कुलर ट्रैक में अभी भी है, ठीक है। अगर ये सर्कुलर ट्रैक में अभी भी है तो इसके ऊपर क्या लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं इसके ऊपर कहाँ लग रहा है, ये रहा मेरा सेंट्रीफ्यूगल, mv²/r। ये आर क्या होगा, वही आर होगा जिससे जो भी सर्कुलर ट्रैक का आर होगा यहाँ से, ठीक है। अगेन एक चीज और भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगेन ग्रेविटी माता, धरती माता, ठीक है, mg लग रहा है। अब अगेन क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, कांटेक्ट दिख रहा है, कांटेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। बस हमें चीजों का बैलेंस करके निकालना क्या है, अल्टीमेटली अगेन मुझे वेलोसिटी ही निकालना है, ये वाला वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो अगेन जरा इसके बारे में हम सोचें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अब ये जो चीज है ना mv²/r,
क्योंकि ये एक नॉन रियल फोर्स है तो हम ना इसको काउंट नहीं, हम इसको कुछ ऊपर नीचे नहीं करना चाहते। एज लाइक वहां पर वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हमने किया तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, या फिर एम जी कॉस थीटा को, एम जी को कह लो कि हमने इस एक्सिस में लेके आए, उस एक्सिस में लेके गए, क्योंकि इस चीज को ना हम ऐसे ऊपर नीचे कुछ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ये जहां पर है ये वहीं पर ऐसे रहे, ठीक है। क्यों ऐसे रहे? क्योंकि इसको डिस्टर्ब किया तो चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली देखिए, हार्ड कहने का ये मतलब है कि अभी आप थोड़ा सा ना इसके ऊपर हम डिस्कशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल ना हम इसको फिक्स्ड ही रहने देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एक बार इसके अंदर माहिर हो जाते हैं तो आप खुद ही इसको ऑटोमेटिकली करने लगेंगे, फिर आपके लिए हार्ड नहीं लगेगा। अगर आप अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन मैं इसको हार्ड लगने नहीं दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अगेन अब जो मैं एक्सिस बना रहा हूं वो मैं एक्सिस कुछ ऐसे बना रहा हूं। अल्टीमेटली ये मैं एक्सिस क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे इनको रिजॉल्व करना है। जो मेरा एक्सिस है बेसिकली, मैं इसको एक अलग पेन मार्कर से कर दूं, ये रहा मेरा एक्सिस अब, ठीक है। मैंने अपना एक्सिस अब ऐसे ले लिया। देखिए एक एक्सिस पे ये ऑलरेडी एम वी स्क्वायर बाई आर है, यहाँ पर कौन है? एम जी है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बस एक्सिस के, दोनों एक्सिस के बीच में है। तो अगर मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को यहाँ पर ला दिया जो कि इसका कुछ कंपोनेंट होगा, और यहाँ पर एक बार रिजॉल्व कर दिया जो कि इसका कुछ कंपोनेंट होगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं वही चीज, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ये है कि हमें थीटा नहीं पता, ठीक है। हमें अगर ये मालूम चल जाए मुझे कि ये थीटा है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? एन कॉस थीटा। अगर मुझे मालूम चल जाए कि यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एन कॉस थीटा। बट यही प्रॉब्लम है कि मुझे थीटा नहीं पता, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो मुझे पता है ये रहा एम जी, और यहाँ पर क्या लगेगा? इसके जस्ट नीचे लगेगा एम जी कॉस थीटा। क्यों? ये वाला एंगल याद है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, ठीक है। और ये भी बताया कि यहाँ पे क्या लग रहा है? एम जी साइन थीटा, ओके। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो जरा इसकी लाइन को देखो, ये रहा एक लाइन, मतलब ये ऊपर जो जा रहा है, और ये सेकंड लाइन रहा, इसका मतलब ये लाइन। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। क्यों? अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। इसका मतलब थीटा मिल गया। जैसे ही थीटा मिला आप क्या कहते हो? भाई ये क्या होगा? एन कॉस थीटा। ये क्या होगा? एन साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा, ठीक है। अब जरा देखिए, इस एक्सिस में अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो सकता है। बस ये बॉडी मेरा कहीं पर भी नहीं जा रहा, इसका मतलब सब फोर्सेस क्या है? एक दूसरे के साथ में बैलेंस्ड है। बस इक्वेशन लगाइए। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमें एक्स वाले को लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा? एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ये वाला जो पार्ट आ रहा है उसको क्या कह देंगे? एन कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? एम जी। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। बच्चों मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था v। तो v के लिए क्या करें? इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो वहां से क्या ये n और n भी चले जाएगा। तो हम यहाँ पर करते हैं बेसिकली 1 डिवाइड विथ 2, ठीक है, 1 डिवाइड विथ 2। तो यहाँ से क्या आएगा? n साइन थीटा अपॉन में n कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया तो एम वी स्क्वायर बाई आर द होल डिवाइड विथ क्या आएगा? एम जी, ठीक है, ओके। जरा ध्यान रखना कि यहां पर ना अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा सीखिए, ठीक है। गलती में, जल्दबाजी में कुछ गलत नहीं करना है। तो आप सभी जानते हैं कि ये एक पार्ट हुआ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एक 1 अपॉन में हमेशा होता ही होता है, ठीक है। अब इसको आप रिवर्स कर दीजिए। तो यहाँ से पहले तो एन और एन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज हाउ मच? टेन थीटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये रिवर्स हो जाता है तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला ए अपॉन बी द होल डिवाइड विद एम बाई एन है। अगर ऐसा आपको कहीं दिख जाए तो आप इसको कैसे लिखते हो? ए बाई बी इंटू, ये रिवर्स हो जाता है तो ये हो जाएगा एन अपॉन में एम, ठीक है। यही कहानी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये रहा एम बी स्क्वायर बाई आर, और ये हो जाएगा रिवर्स, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन में एम जी। अब ये एम और ये एम कैंसिल हुआ, बच गया क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? वी स्क्वायर बाई आर जी। अब मुझे चाहिए v, तो अगेन वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट
ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट में आर जी टेन थीटा। ओके, समझ गए। अब मुझे अब ये अगेन सोच के बताइए कि ये क्या होगा, मिनिमम स्पीड या फिर मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन नहीं माना, मैंने माना कि ये स्मूथ है, तो बेसिकली होगा क्या, जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे ये इसको और ऊपर उठाएगा और ऊपर उठाएगा और ऊपर उठाएगा और बाहर ही फेंक देगा। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, इसीलिए ये हमारी क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी। इससे ज्यादा स्पीड मत करना। हाँ, इससे अगर तुम कम करते हो तो आप सेफ स्पीड में हो। ठीक है, सेफ स्पीड समझते हो ना, कि आप सेफ में हो, सेफ साइड में हो, कि हाँ भाई इससे कम मत करना, इससे ज्यादा ही मत करो, इससे कम भी मत करो, ऑलमोस्ट इसके आसपास में कहीं रखो, तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप इसको कह सकते हो कि ये वी मैक्स है, इसी को हम कह सकते हैं ये सेफेस्ट स्पीड है। अगर आप इस स्पीड से जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कब, जब मैंने फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किया है। ओके, ठीक है, तो ये भी छोटा सा डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए रफ करता हूं मैं। तो ये तो था हमारा पार्ट जब मैं फ्रिक्शन नहीं बात कर रहा हूं, फ्रिक्शन की मैंने बात ही नहीं किया। अब अगर सपोज मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं तो वहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो अब ये जो हेडिंग हो जाएगी बेसिकली हमारी, ये हेडिंग हो जाएगी बैंकिंग ऑफ लोड विथ फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन। ठीक है, सो विथ फ्रिक्शन में हमारे पास में बेसिकली दो पार्ट आएगा। एक पार्ट जब, एक पार्ट ये आएगा कि फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है कि हाँ भाई आपको वो कहीं जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली वो आपको बचा रहा है कि आप इस स्पीड से जाओ तो फिर आप एकदम सेफ रहोगे। दूसरी बात में ये कि फ्रिक्शन खुद चाहता है कि आप नीचे गिरो। अभी हम देखते हैं, जैसे केस वन में मैं बात कर लूं, एक ना इसके अंदर वी मैक्स आएगा, वी मैक्स, और एक आएगा वी मिनिमम। ठीक है, अब इसके बारे में क्या आने वाला है वो हम जरा देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम, तो डायग्राम मैं यहां कुछ बनाता हूं। अगेन ये थीटा, अगेन यहां पर एक छोटा सा ब्लॉक रख ले हम लोग, उसका मास m रख ले। ठीक है, अब क्योंकि फ्रिक्शन है, अब देखिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए कि अगर मैंने यहां पर ये ब्लॉक को रखा, अगर ये ब्लॉक ऐसे नीचे गिर रहा है, अगर ये ब्लॉक ऐसे नीचे गिर रहा है, यहां पर कौन खींचेगा इसको, mg sin थीटा, तो ऊपर कौन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। पिछले केस में फ्रिक्शन नहीं था, इस केस में फ्रिक्शन आ गया, तो अगर ये ब्लॉक नीचे गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा। ठीक है, अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की साइड लगेगा। यही है, एक 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 की वजह से हमारे पास में वी मैक्स आएगा और एक की वजह से हमारे पास में क्या आएगा, वी मिनिमम आएगा। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में। फिलहाल फिलहाल ये है कि इसके बारे में जो भी फोर्सेस है उसको पहले बैलेंस करते हैं। अगेन नीचे, क्योंकि ये अगेन कहां पर है, सर्कुलर ट्रैक में अभी भी है ये, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, और क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये रहा मेरा नॉर्मल, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो ये रहा ऐसे कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहां लेना चाहोगे, पहले मैं नीचे ले लूं कि सपोज ये बॉडी कहां जा रही है, अगर, या फिर सपोज कर लो कि ये बॉडी अभी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे। अगर ये बॉडी नीचे है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे मान लेता हूं कि फ्रिक्शन कहां लग रहा है, ऊपर। ऊपर लग रहा है, इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा था, जैसे ये नीचे आया फ्रिक्शन क्या बुला रहे, भाई जा मत, ऊपर खींच लिया उसने। ठीक है, तो ये रहा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब और भी इसके अंदर क्या किया जा सकता है, अब इसके अंदर हम फटाफट एक्सिस बनाएं और कहानी सॉल्व करने की कुछ कोशिश करें। ठीक है, तो अगर मैं अब इसके अंदर कुछ बनाता हूं तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को एक्सिस कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सिस अगेन मैं कुछ अलग कलर से बनाता हूं, दैट इज ये रहा एक एक्सिस, ये रहा सेकंड एक्सिस। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रिक्शन किसके एक्सिस के बीच में आ रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन भी क्या आ रहा है, फ्रिक्शन दो एक्सिस के बीच में आ रहा है, लेकिन mg और mv स्क्वायर बाई आर हमेशा कहां पर आ रहा है, एक्सिस पर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा। अब अगेन मेरे को थीटा चाहिए, तो अभी पिछले क्लास में हमने देखा कि यहाँ पर थीटा होता है, बट अगर नहीं आए तो वापस एक बार लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, जो कि है ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n cos थीटा। सही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n sin थीटा। अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं,
अब फ्रिक्शन भी कहाँ लग रहा है, दो एक्सिस के बीच में लग रहा है। अगेन मुझे कुछ थीटा डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों ध्यान से देखो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूं, ये रहा फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर ये थीटा तो ये थीटा था। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन की, ये लाइन और ये लाइन, क्या ये 90 दिख रहा है? यस, ये 90 है एक दूसरे से, ठीक है। अगर ये 90 है जिसमें से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये कितना होगा? थीटा। तो ये बेसिकली कितना हो गया? थीटा। अगर ये थीटा हुआ तो मुझे मालूम है फ्रिक्शन का कॉस थीटा यहां पर ऐड हो जाएगा, तो फ्रिक्शन कॉस थीटा यहां पर ऐड हो गया। ओके, जैसे ही फ्रिक्शन कॉस थीटा यहां पर ऐड हुआ तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट यहां पर भी जाएगा, जो कि क्या होगा? फ्रिक्शन का साइन थीटा। बस कहानी खत्म। अगर आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ गए हो तो इसमें अब इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं बचा। अब हमको जो v निकालना था वो बहुत ही आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अगेन मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पर अगेन एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले जो mg था उसको लिखा, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा था उसको लिखा, आफ्टर दैट mv² को लिखा। जैसे ही मुझे मालूम चला कि ये एंगल थीटा होता है तो मैंने कह दिया भाई ये थीटा। जैसे ही ये मुझे मालूम चला कि ये एंगल थीटा हुआ तो ये इसको मैंने क्या लिख दिया? n cos थीटा, और ये रहा n sin थीटा। अब प्रॉब्लम क्या थी? फ्रिक्शन के साथ थी। फ्रिक्शन के साथ क्यों थी? क्योंकि मुझे थीटा नहीं पता था। तो मैंने देखा यहां से और यहां से ये टोटल 90 है, जिसमें से ये थीटा, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब जब ये 90 माइनस थीटा, तो ये टोटल भी तो क्या है? 90 है। ये टोटल भी तो 90 है, जिसमें से ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा होगा, ठीक है। तो जैसे ही मुझे मालूम चल गया ये थीटा हो गया तो मैंने फटाक करके फ्रिक्शन कॉस थीटा लिख दिया और फटाक करके यहाँ पर फ्रिक्शन साइन थीटा लिख दिया। बस अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम लोग, x वाले को x के साथ में, y वाले को y के साथ में। तो पहले इस y वाले को लिख लेते हैं। तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये रहा mg इज इक्वल टू हाउ मच? n cos थीटा प्लस फ्रिक्शन का साइन थीटा, ठीक है। बच्चों दिख रहा है क्या? बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं मैं। तो ये हो गया mg इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस यहां पर फ्रिक्शन का साइन थीटा। ओके, अब इसको इक्वेशन 1 कह दो। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से देखो n साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन, x वाले फोर्स को, तो यहां से मुझे मिलेगा n साइन थीटा इज इक्वल टू mv² प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा। देखिए, ठीक है। अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, कि यहाँ पर अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं चाहता हूं कि जो m वाले पार्ट है, मास वाले पार्ट है, वो एक साइड में आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि ये फ्रिक्शन कॉस थीटा को मैं यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, और mv² को मैं अकेले रहने दूं। तो अगले केस में मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, mv² इज इक्वल टू n साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या? अल्टीमेटली मुझे निकालना ये v की वैल्यू। तो हम क्या कहते हैं, 1 से 2 को या फिर 2 का 1 से, जिससे चाहो उससे डिवाइड कर दो, हमको अल्टीमेटली v चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे v चाहिए तो मैं हमेशा v को ना ऊपर साइड रखना चाहता हूं, दैट इज न्यूमरेटर में रखना चाहता हूं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं 2 को डिवाइड विथ 1, ठीक है। आप 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, वही आंसर आने वाला है। अल्टीमेटली बाद में क्या करेंगे, v² को ऊपर लेकर आना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मुझे यहां से मिलेगा mv² द होल डिवाइड विथ mg, वही पिछला वाला केस अगेन। अब ये वाला पार्ट, पहले ये पार्ट लिखना है हम लोग को, तो ये होगा n साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा अपॉन में इसको लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा n cos थीटा प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा। ओके, ध्यान से देखें तो चाहो तो आप इसको एक ही स्टेप में कैंसिल कर दो, चाहो तो अगले स्टेप तक इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं और हमें यहाँ से मिल जाएगा v² अपॉन में rg विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखते हो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे n साइन थीटा माइनस
फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी याद है आप लोग को, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ से आएगा म्यू इंटू एन, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन में एन, यहाँ पर एन, और ये कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन, अगेन फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन की जगह क्या पुट कर दो, म्यू इंटू एन, और ये हो गया हमारा साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो एन 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 कॉमन ले सकता हूं मैं, यहां पर आ जाएगा, एन को कॉमन लिया तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा ब्रैकेट में अपॉन में, यहां पर क्या आ जाएगा, एन अगेन कॉमन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से एन और एन कैंसिल हो गया और ये आ गया क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इसके आगे मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसके आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, और यहां से अब मेरे पास में क्या बच रहा है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन में, यहां पर नीचे क्या बच रहा है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब बच्चों चाहो तो आप इसी को यहीं पर छोड़ सकते हो, आज जी को यहाँ पर करके अंडर रूट ले सकते हो, लेकिन अगर आप सपोज यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू दिया हो तो यहाँ पर ना प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम कैसे आएगा कि थीटा को 4 बार रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करने की कुछ कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये रिडक्शन हम ऐसे कर सकते हैं कि बेसिकली ना मैं क्या करूंगा, यहाँ से साइन थीटा को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से साइन थीटा को कॉमन ले लूंगा, जैसे ही मैं साइन थीटा को कॉमन लूंगा तो देखिए क्या आएगा। ठीक है, साइन थीटा को ले लो या फिर कॉस थीटा ले लो, तो हम यहाँ पर ना बेसिकली अभी फिलहाल कहते हैं कॉस थीटा कॉमन लेते हैं। क्यों, कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये tan बन जाएगा, और tan दिखता है तो अच्छा दिखता है, कॉट दिखता है तो अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, इसलिए हम इसको tan के फॉर्मेट में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। ठीक है, यहाँ से मैं कॉस थीटा को कॉमन ले रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने कॉस थीटा को कॉमन लिया बाहर, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो आप कहोगे सर यहाँ साइन थीटा यहाँ पर कॉस थीटा तो है नहीं, तो कॉमन कैसे लिया। तो बच्चों एक चीज होती है, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, अगर ये इक्वेशन लिखा है 2 + 3 और लिखा है सम टाइम्स इज इक्वल टू ऐसे समथिंग कुछ भी x लिखा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से 2 को कॉमन लूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस 3 के पास तो 2 है ही नहीं, तो उसके ना डिवाइड में हम लिख देते 3/2 इज इक्वल टू समथिंग x। ठीक है, अब अगेन आपको क्रॉस चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है या फिर गलत, तो हमने क्या किया, 2 कौन दे दो, तो ये 2 1 जा 2, अगेन 2 यहाँ पर जो तो 2 और 2 को कैंसिल होगा, मुझे मिलेगा क्या, यही मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर जो चीज कॉमन लेना है और वो चीज अब्सेंट हो तो उसके डिवाइड में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, वही कहानी हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो साइन थीटा के पास में क्या है, कॉस थीटा नहीं था, इसका मतलब अगले ही केस में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू, खाली म्यू बच जाएगा। ठीक है, अगेन इसके जो डिवाइड में आएगा वो क्या आ जाएगा, यहां से मैंने क्या ले रहा हूँ, कॉस थीटा को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहां से भी कॉस थीटा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस वही सेम कहानी म्यू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए अगेन यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, जो कि मुझे बचेगा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक है, अगेन आर जी को आप वहां पे भेज दो, तो यहाँ से आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, ब्रैकेट में यही सेम कहानी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू tan थीटा। ओके, आफ्टर दैट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट में आर जी, और ये पार्ट जो भी आया उसको आप लिख दो, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू tan थीटा। ओके, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि सर ये v मैक्स है कि v मिन है, कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट साइड, इसका मतलब जो मोशन होगा, मोशन कहाँ हो रहा है, वो मोशन नीचे की साइड होता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब मोशन नीचे हो रहा है तो ये ब्लॉक को नीचे फेंकना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा है। समझ लो आप मैं क्या कह रहा हूँ,
यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल अगर ये अपनी पूरी ताकत लगा दे तो इस बॉडी को क्या करेगा, ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, बट यहाँ तो बॉडी क्या आ रही है, नीचे आ रही है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है। मतलब आप एक इतने तक आराम से जो भी ये बैंड रोड है इसके इस वेलोसिटी आप एकदम आराम से जा सकते हो। ठीक है, समझ गए इतना पार्ट। ठीक है, अब जो अगला पार्ट होगा वो होगा हमारा वी मैक्स वाला। ऐसे ही सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है, कुछ भी उसमें और भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बेसिकली। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अच्छा हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो डेरिवेशन है इसमें से एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में पक्का पूछता है। ठीक है, या तो वो वी मैक्स वाला पूछ लेगा या तो वो वी मिनिमम वाला पूछ लेगा। अगर वी मिनिमम पूछा तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ऐसे जैसे भी हमने पूरा सॉल्व किया वैसे सॉल्व करके यहाँ तक वैल्यू आप छोड़ दिए तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है समझना इसको और कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसका केस 2 डिस्कशन करेंगे, जबकि फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ लगे, नीचे। इसका मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अपने फुल पावर में है। ठीक है, तो उसका डायग्राम बेसिकली कैसे होगा, जो डायग्राम देखते हैं हम लोग इसके बारे में। ठीक है, तो अब ये रहा हमारा केस 2 बेसिकली। अगेन वही सेम डायग्राम बनाना है हम लोग को, बट चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये रहा थीटा, अगेन यहाँ पर ये रहा मेरा ब्लॉक। अब यहाँ पर हमको क्या लेना है, फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ लेना है, उस केस में हमने लिया ऊपर की तरफ, इस केस में हमको लेना है फ्रिक्शन की वैल्यू नीचे की तरफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब जो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करना चाहता है, एकदम वैल्यू जो हाई है, वो जो फोर्स की वैल्यू वो सबसे हाई है। समझ गया, मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप यहाँ पर स्पीड लिमिट देख रखा है 80, आप जा रहे हो 100 से, इसका मतलब आपकी बॉडी जो कार होगी, जो बाइक होगी, वो कहाँ करेगी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। तो फ्रिक्शन भी आपको बचाने की कोशिश करेगा कि भाई बच जा। ठीक है, अगेन वही सेम कहानी, mg, अगेन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अगर अगेन मैं यहाँ पर एक एक्सिस बनाता हूं तो ये हम एक्सिस देख सकते हैं और ये भी एक्सिस देख सकते हैं। ठीक है, तो अगेन क्या दिख रहा है, ये भी एक्सिस पे आ रहा है, ये भी एक्सिस पर है। प्रॉब्लम सिर्फ फ्रिक्शन के साथ में और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ में। तो हम लोग को यहाँ पर पता चला है कि ये आता है यहाँ पर क्या, mg cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये होता है थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, n cos थीटा। अगेन ये पार्ट क्या हो जाएगा, n sin थीटा। ठीक है, अब बच गया फ्रिक्शन के बारे में। तो आप सॉरी, तो आप लोग को पता है कि अगर ये थीटा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा, थीटा। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं। तो ये होगा मेरा अगेन क्या, थीटा। तो अगर ये थीटा तो फ्रिक्शन कॉस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फ्रिक्शन कॉस थीटा यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ पर एक क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसके साथ में क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन की साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, अगेन x का y का मोशन अगेन कर दो। ठीक है, तो अब इस बार हम यहाँ पे बना दें उसका इक्वेशन। तो पहले किसको बनाए, अगेन इसी को बना दो, n साइन थीटा वाले को। n साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा इन दोनों का, तो इन दोनों को लिखते हैं। यहाँ से अगेन क्या आ जाएगा, n कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा। ओके, अब अगेन देखिए m और m को हम अकेले रखना चाहते हैं तो इसको मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, अल्टीमेटली इसको उठा के यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, mg। ओके, अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो बहुत ही आराम से। और ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। बस अब हमको इसको सॉल्व करना है और हमारा वैल्यू आ जाएगा। जैसे उसको सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो किसको डिवाइड करूँ, 2 को 1 से या फिर 1 को 2 से। इस बार डिवाइड करते हैं 1 को 2 से। क्यों, क्योंकि देखिए mb स्क्वायर बाई कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, 1 इक्वेशन में, इसीलिए तो 1 को डिवाइड किया तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, mv स्क्वायर बाई आर इज अपॉन में द होल डिवाइड विथ mg। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये वाला पार्ट, LHS वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, n साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या है, n कॉस थीटा और माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा, माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा। ठीक है, देख सकते हैं आप। ओके,
अब अगेन वही कहानी कहते हैं, यहाँ से m से m कैंसिल हो गया तो ये पार्ट कितना आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी विच इज इक्वल टू, यहाँ से अब इसको अगर मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ या फिर चलो डायरेक्टली नहीं करेंगे, तो n यहाँ से वही साइन थीटा, ठीक है, प्लस फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, म्यू एन कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, ठीक है। अगेन एन एन को कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, एन यहाँ से कॉमन आया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में अगेन यहाँ से एन वही सेम कहानी कर दें, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है बच्चों, मालूम चल रहा है, ओके। अगेन एन 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 कैंसिल हुआ, ये वही चीज कॉमन हो रही है, ठीक है। अगेन आप क्या करेंगे हम लोग, अगेन वही कहानी की कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर जी इज इक्वल टू हाउ मच, यहां से आ जाएगा हमारे पास में साइन थीटा को कॉमन लिया, तो अब मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं एक स्टेप में कि साइन थीटा इसके नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा अगेन प्लस म्यू, ठीक है, कॉस थीटा तो चले गया, ये अपॉन में अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखे तो ये कॉस थीटा को मैंने कॉमन ले लिया बेसिकली, और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा अगेन, वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है बच्चों, ओके। अगेन मैं इस वी स्क्वायर को ऐसे ले सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में वन माइनस म्यू टेन थीटा, ओके। अब अगेन वही कहानी का नाम को क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो यहां से क्या मुझे मिल जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट में वही आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में वन माइनस म्यू टेन थीटा, वन माइनस म्यू टेन थीटा, ओके। ये रहा आपका फाइनल आंसर, और ये जो चीज है ये है मैक्स, ठीक है, वी मैक्सिमम। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताता हूं, ठीक है, डन, रफ करने जा रहा हूं मैं, यस। बच्चों देखो, अगर दोनों फॉर्मूले को आप ध्यान से देखोगे तो सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। सिमिलरिटीज कैसे हैं कि जो मेरा वी मिनिमम आया था, वी मिनिमम वो आ रहा था आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन में वन प्लस म्यू टेन थीटा, ये पूरा अंडर रूट में था। और अगर मैं वी मैक्स की बात कर रहा हूं तो वो कितना आ रहा है, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है, ओके। अब देखो आपको याद कैसे करना है, याद करने के लिए जरा ध्यान देना कि ये वी मिनिमम है, ठीक है, और ये वी मैक्सिमम है, फॉर्मूला सेम है, खाली प्लस माइनस का फर्क है। आप इसको याद करने के लिए थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगा सकते हैं कि सर ये वी मिनिमम है, जरा ध्यान देना, वी मिनिमम कब होगा, जब यहां पर जो भी डिनोमिनेटर में है वो प्लस में होगा, एज लाइक ये वैल्यू वन है, अगर सपोज इसकी वैल्यू भी वन आ जाती है या फिर सपोज करो टू आ जाती है, इसको मैंने सॉल्व किया उसको टू आ गया, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना आएगा, थ्री, ठीक है, तो थ्री करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो मिनिमम है। और जरा ध्यान दो यहां पर क्या हो रहा है, वी मैक्स अगर इसकी वैल्यू वही टू है तो वन माइनस टू इज माइनस वन, इसका मतलब ये क्या है कि ये वैल्यू देखो, अगर हम सभी लोगों को पता है कि कोई भी जैसे डिनोमिनेटर में अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई, ये जो भी पर्टिकुलर वैल्यू अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई तो ये वैल्यू कम होगी, अगर ये वैल्यू कम हुई तो ये वैल्यू अल्टीमेटली ज्यादा होगी। यहां पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू कम है, आपको दिख सकता है ये वैल्यू, क्यों, क्योंकि माइनस हो रहा है, तो जहां भी माइनस दिखेगा तो वो ये क्या बना देगा, इसको वी मैक्सिमम बना देगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस का साइन है, माइनस है, अल्टीमेटली वो माइनस हो रहा है, अल्टीमेटली दो नंबर्स का माइनस हो रहा है, तो वो एक और छोटी क्वांटिटी देगा, जब ये छोटा होगा तो अल्टीमेटली इसको बड़ा बना देगा। और यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, जब ये डिनोमिनेटर में एडिशन होके एक बड़ा नंबर दे रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली वी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। एक छोटी सी चीज और भी बच्चों कि सपोज करो म्यू इज इक्वल टू जीरो,
म्यू इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि सपोज फ्रिक्शन ही जीरो हो गया, तो अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो जरा यहाँ पर जीरो की ये म्यू इज इक्वल टू जीरो पुट करो, देखो क्या आता है। अगर मैंने जीरो पुट किया तो ये पार्ट जीरो और ये पार्ट भी जीरो, बचा क्या, आर जी टेन थीटा अपॉन में वन। अरे ये तो वही वाला फॉर्मूला आ गया जो पीछे हमने सीखा, अभी देखा था जब मैंने इस बैंकिंग रोड को पढ़ाया था, ठीक है। उसमें क्या था, हमने फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किया था, तो वहां पर क्या रहा, वही फॉर्मूला बन गया, v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। जब फ्रिक्शन नहीं होगा, जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो ये हो जाएगा। ये आपकी क्या है, v मिनिमम स्पीड है, मतलब कम से कम आपकी स्पीड इतनी तो होनी ही चाहिए। और ये क्या है, v मैक्सिमम स्पीड है, मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा स्पीड आपकी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब आपको अगर मैंने एक कर्व बना दिया, एक बैंकिंग एंगल पे दे दिया, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए, इनके बीच में है तो वेल एंड गुड है। अगर इससे कम हुआ तो हो सकता है आपकी गाड़ी थोड़ी सी ऐसे स्लिप खाए, क्यों, क्योंकि स्लोप पे है ना आप एक बेसिकली स्लोप के ऊपर है, ठीक है, इसीलिए। तो आपकी अगर इतनी स्पीड है तो आप आराम से उसके ऊपर से निकल जाएंगे। अब बच्चों देखो इसका यूज क्या हुआ, इसका यूज ये हुआ कि हमारे पास में जो फायर ब्रिगेड वगैरह है, ठीक है, हमारे पास में जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, अगर उनको बहुत ही स्पीड में बहुत ही जल्दी कहीं पे पहुंचना होता है तो वो क्या करते हैं, हाईवेज लेते हैं। और हाईवेज को हमने कैसे बनाया, बैंकिंग ऑफ रोड को समझ के बनाया, ठीक है। तो जैसे ही बैंकिंग ऑफ रोड पे जाते तो आप वो टर्निंग में आए तो उनको गाड़ी स्लो करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से ऐसे उसके दीवार पे भी होके निकल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बैंकिंग ऑफ एंगल का, ठीक है, समझ गया। बैंकिंग ऑफ रोड को कहने का हमारा ये मकसद था इसके पीछे, ओके। और अगर आपने यहाँ पर देख लिया कि अगर मैं म्यू को जीरो पुट करता तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अगेन अगर मैं यहाँ पर भी जीरो पुट करूँ, यहाँ पर भी वही चीज आ जाए तो अगेन क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू हाउ मच, आर जी टेन थीटा, ओके। समझ गए बच्चों, आपके एग्जाम में हो सकता है इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज पूछ ले, तो उसके ऊपर आराम से इस चीज को देख लेना। अगर ऐसे ही लिख दिया तो मार्क्स वगैरह कहीं कटने का कुछ चांस नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, ठीक है, ओके।